बॉलीवुड और टेलीविजन के मशहूर कलाकार मंगल ढिल्लों हिसार पहुंचे। वो हिसार के बाल भवन में अभिनय रंगमंच की तरफ से आयोजित रंग आंगन थिएटर फेस्टिवल में अपना नाटक प्रस्तुत करने के लिए आए थे। उन्होंने अपना नाटक सावधान थिएटर वाला पागल है पेश किया, जिसे दर्शकों ने काफी सराहा। इस मौके पर पत्रकारों से बातचीत करते हुए मंगल ढिल्लों ने जीवन के कई पहलुओं पर बात की। मोबाइल के दुष्प्रभाव, ओटीटी के ऊपर रिलीज होने वाले सीरियल और फिल्मों के कारण रंगमंच पर होने वाले असर, अध्यात्म और यहां तक कि किसानों के वर्तमान आंदोलन पर भी उन्होंने अपनी राय दी। हिसार के बारे में उन्होंने कहा कि हिसार के लोग काफी गर्मजोशी से भरे हैं। वह यहां अपने चित्र और नाटक को मिलाकर बनाए गए एकल चित्र नाटक को पेश करने आए हैं। ये अपने आप में पहली तरह का प्रयोग है जो रंगमंच पर किया गया हो। मोबाइल के अधिक उपयोग पर मंगल ढिल्लों ने कहा कि मोबाइल का अधिक प्रयोग लोगों के दिमागों को कमजोर कर रहा है। उन्होंने अध्यात्म से जुड़ने पर बल देते हुए कहा कि अध्यात्म के साथ जुड़कर ही जीवन का सही ढंग से जिया जा सकता है। किसानों के आंदोलन पर बॉलीवुड कलाकार ने कहा कि उनका मानना है आंदोलन को खत्म करने के लिए किसानों और सरकार दोनों को आगे आना होगा। जो राज्य इसे लागू करना चाहे वो इसे लागू करें और जो ना करना चाहे वो ना करें। आइए सुनते हैं मशहूर एक्टर मंगल ढिल्लों का विभिन्न मुद्दों पर क्या कहना है। नवजात से लेकर टीनेजर तक की सभी स्वास्थ्य समस्याओं के इलाज के लिए मिलें डॉक्टर प्रियंका एलावादी से। लोटस चाइल्ड केयर क्लिनिक, मेन मार्केट, सेक्टर 16-17 हिसार। रोजाना सुबह 10 बजे से शाम 7 बजे तक। मैं हिसार पहली बार आया हूँ दोस्तों। यहाँ के लोगों में मुझे बहुत वार्मथ लगी। अलग किस्म के लोग हैं। हालांकि हरियाणा के बारे में, हरियाणा का ह्यूमर बड़ा मशहूर है कि हरियाणा के लोग सीधी बात नहीं करते हैं, उनके उस उल्टे बोलने में जवाब में ही कॉमेडी होती है। ऐसे बहुत सारे कवियों ने दिखाया। तो निस्संदेह यहाँ आया, मेरे लिए एक नया एक्सपीरियंस है। और ये जो बाल भवन में इन लोगों ने, मनीष जोशी जी ने और इनके ग्रुप ने जो ये रंग बांध रखा है, निश्चित रूप से ये बड़ा लाजवाब है। इसमें कोई दो राय नहीं है। बहुत इसमें वार्मथ है और कैरेक्टर है जो नॉर्मली जो सरकारों के अपने अनुष्ठान ऐसे होते हैं, इस तरह के जो थिएटर्स वगैरह वो बनाते हैं, उनमें ऐसा होता नहीं है आमतौर पे। थिएटर वाला, सावधान थिएटर वाला पागल है। ये मेरा एक वन मैन शो है। मेरी ज़िंदगी, जैसे बहुत सारे पत्रकार मुझे पूछते हैं कि आपका, हर कलाकार से पूछा जाता है कि आपका ड्रीम रोल क्या है। ये मेरा ड्रीम रोल है। मैं अक्सर ये कहता रहा हूँ कि मेरा ड्रीम रोल क्या है, नहीं, मैं ड्रीम रोल कर चुका हूँ। सावधान थिएटर वाला पागल है। ये एडिट करके हमने इसको थोड़ा सा, ये चित्राटक एक नया कॉन्सेप्ट है जिसमें चित्र भी हो और नाटक भी हो। आमतौर पे नाटकों पे जब फिल्म बनती, जैसे ओथेलो के ऊपर बनी थी ओंकारा, तो उसमें ओथेलो गायब हो गया। जब जब किसी नाटक पे फिल्म बनती है तो नाटक गायब हो जाता है, कुछ और ही बन जाता है उसका। तो मेरी कोशिश थी कि नाटक की आत्मा नहीं मरनी चाहिए। अब उसके लिए ये मैंने एक्सपेरिमेंट किया। तो ये अलग किस्म का यूनिक एक्सपेरिमेंट है जो पहले कभी हिंदुस्तान में और इस सब्जेक्ट पे, इस नज़रिए से दुनिया में नहीं हुआ। ऐसा मैं दावा कर सकता हूँ, क्योंकि बहुत देर मैंने थिएटर किया, चंडीगढ़ से शुरुआत करके दिल्ली और फिर उसके बाद बॉम्बे गया। जो आज की जनरेशन है, ये नए पत्रकार मित्र हैं, शायद वो मुझसे ज़्यादा वाबस्ता ना हो मेरे काम से। तो मैंने बुनियाद से शुरुआत की थी। जुनून मेरा बहुत बड़ा सीरियल एक था जिसमें सुमेर राजवंशी का मैंने रोल किया था। और फिर जुनून, घुटन, मंजिल, पैंथर, साहिल, मौलाना आज़ाद, मौलाना आज़ाद तो एक मील का पत्थर है सर के करियर में। तो ऐसे बहुत सारे सीरियल्स किए मैंने। गुलगुलशन गुलफाम है, रिश्ता है, ऐसे बहुत सारे सीरियल थे। और फिल्में की। शुरुआत में मेरी जो पहली फिल्म थी वो खून भरी मांग थी। उसके बाद फिर आखिरी फिल्म फिरोज़ खान साहब की जानशीन थी। तो ऐसे 30-35 फिल्में, 30-35 सीरियल, जिनमें कुछ 104 एपिसोड का था, ये किया। लेकिन उस दौरान मुझे लगा कलाकारों की जो समस्याएं हैं, आज भी रंगमंच की समस्याएं हैं, और ख़ास करके हिंदी रंगमंच की या पंजाबी रंगमंच की बहुत समस्याएं हैं। बड़ा मुश्किल है उसमें सर्वाइव करने से। लोग छोड़ के भाग जाते हैं बॉम्बे। ज़्यादातर हमारे कलाकार भाग गए। ये जितने भी लोग आपको अच्छे अच्छे एक्टर नज़र आते हैं, सब थिएटर से भागे हुए लोग हैं। उनमें बहुत कम लोग हैं जो बाद में थिएटर कर पाते हैं, क्योंकि थिएटर करना बड़ा मुश्किल काम है, बहुत मेहनत का काम है। रोज़ कुआं खोद के पानी पीने वाली बात होती है। फिल्म में पैसा भी ज़्यादा है, नाम भी ज़्यादा है, शोहरत भी ज़्यादा है, तो इसलिए लोग लौट के आ नहीं पाते। मुझे था कि रंगमंच मेरी कर्म भूमि है, इसी से मैंने सब कुछ सीखा। और मेरे जो रंगकर्मी भाई हैं, समाज को हमें बताना चाहिए, क्योंकि आमतौर पे हम कहते हैं कि कलाकार समाज का आईना होता है। तो फिर मुझे समाज का जो प्रतिबिंब है दिखाना चाहिए। और जो कलाकारों की आप बीती है
वो जो उनका भयावह सत्य है वो शेयर करना चाहिए। तो यही एक जो नाटक मेरा है सावधान थिएटर वाला पागल है, आप देखेंगे तो शायद, क्योंकि आमतौर पे जब भी कोई कुछ क्रिएट करता है तो उसको लगता है कि मैंने कमाल कर दिया, लेकिन आप देख के महसूस करेंगे कमाल हो गया तब मज़ा है। बाकी तो जो भी आदमी क्रिएट करता है उसको लगता है मैंने कमाल कर दिया। तो ये करीब पौने दो घंटे का है, 1 घंटा 50 मिनट का। एक ही आदमी मैं ही हूँ इसमें। ईश्वर ने कृपा करके, मैं अध्यात्म में हूँ अभी, तो ईश्वर ने मुझसे लिखवाया। मैंने ऑटो राइटिंग में लिखा है इसको। मतलब होता आदमी बैठ के सोचता है, प्लान करता है, ऐसा कुछ नहीं था। मुझे दौरा पड़ता था और मैं लिखने लगता था। तो ऑटो राइटिंग में मतलब 15 मिनट का दौरा, 10 मिनट का, 20 मिनट का दौरा, और उसमें लिखता चला जाता था और बाद में देखता था और एग्जॉस्ट महसूस करता था, सर में थोड़ा दर्द भी महसूस करता और देखता था आज क्या आया। तो इस तरह से वो नाटक मैंने लिखा। और जैसा मैंने शुरू में कहा कि मेरी ये आज तक की मेरे जीवन की 2 ही परफॉर्मेंसेस का मैं जिक्र करता हूँ, ठीक है, लोगों ने तारीफ की जो भी अभिनय मैंने किया, लेकिन 2 ही परफॉर्मेंसेस को मानता हूँ। एक ये सावधान थिएटर वाला पागल है मैं, और एक मौलाना आज़ाद। ये 2 ही परफॉर्मेंस जिनके बारे में मैं कह सकता हूँ एज एन एक्टर कि मैं सेटिस्फाइड हूँ। या मैंने एक डेक्वायर्ड का रोल किया था, लहू के फूल एक सीरियल था, उसमें एक गरीब सा आदमी वो कैसे डाकू बनता, तो जो कंपैरिजन था कि एक्टर का कि कहाँ तो दब्बू सा आदमी जिसके मुंह में आवाज़ नहीं है और फिर वो खूंखार डाकू बन जाता है। तो एक्टर के लिए एक चैलेंज होता है कि आप कुछ ऐसा करके दिखाएं जो आप लगते ही ना हो। और रंगमंच की तो खूबी यही है कि आप अगर मैजिक करना चाहते हैं तो सिर्फ रंगमंच में हो सकता है, फिल्म में नहीं हो सकता है। और अगर कहीं आप स्टेज पे कुछ देखने जाएं और वहाँ आपको जादू नज़र ना आए और सामने बैठा हुआ आदमी ये महसूस करे कि जो ये कर रहा मैं भी कर सकता हूँ, तो ये एक्टर का फेलियर है। वो तो हतप्रभ किन कर्तव्य मूड बैठा होना चाहिए, डम स्टक, कि ये कैसे कर रहा है ये आदमी। ये खूबी है रंगमंच की, और मेरी तरफ से ये एक तरह की सलामी है रंगमंच को। ये मेरा जो नाटक है जो आज शाम को हम लोग चित्राटक के रूप में, जिसमें नाटक और फिल्म यानी पर्दे पे दिखाएंगे, जो खूबियाँ फिल्म की हैं वो भी उसमें हैं, जो रंगमंच की है वो दोनों को इकट्ठा किया है। चित्र भी है और नाटक भी। चित्राटक का ये नया कॉन्सेप्ट है। नवजात से लेकर टीनेजर तक की सभी स्वास्थ्य समस्याओं के इलाज के लिए मिलें डॉक्टर प्रियंका एलावादी से। लोटस चाइल्ड केयर क्लिनिक, मेन मार्केट, सेक्टर 16-17 हिसार। रोजाना सुबह 10 बजे से शाम 7 बजे तक। एक व्यक्ति के जीवन में अध्यात्म का क्या महत्व, मतलब आप समझते हैं? मतलब अध्यात्म, देखिए, अगर आपसे मैं सच कहूँ, मैं फिल्में करता था, सीरियल करता था, पैसे कमाता था, नाम शोहरत था, लेकिन ईश्वर ने मेरे ऊपर कृपा की। ये मैं ऐसा कहता हूँ कि आपने पहले किसी जन्म में कुछ बोया होगा, जब वो अंकुरित होता तो आपको जाग आती है कि आप ये सवाल पूछते हैं अपने आप से कि जीवन का मकसद क्या है। ज़्यादातर लोगों को तो यही नहीं मालूम जीवन का मकसद क्या है। पैसे कमा लो, नाम कमा लो, शोहरत कमा लो, बच्चे पैदा कर लो, उनको सेटल कर दो, यही जीवन का मकसद लोगों को लगता है। लेकिन नहीं, जीवन का मकसद मोक्ष है, उसके बारे में तो कोई सोचता ही नहीं है। तो मुझे ऐसा लगा कि रंग रोगन लगा लिया, किराए के कपड़े पहन लिए, लिखे हुए किसी के डायलॉग बोल दिए, वाहवाही बटोर ली, तो ये तो मेरे साथ नहीं जाएगी। सबको मरना है। आप देखिए कैसे राजेश खन्ना हमारे पहले सुपरस्टार थे, क्या हाल हुआ उनका। विनोद खन्ना हमारे दूसरे सुपरस्टार थे, उनका क्या हाल हुआ। आप सबने देखे फोटोग्राफ। श्रीदेवी अचानक चली गई। एक ही हंगल ने 200 फिल्में की, शायद 500 लोग कहते हैं, लेकिन उनके पास किराए के मकान में रहते थे और इलाज के लिए चंदा इकट्ठा किया गया। ये हमारी इंडस्ट्री का यथार्थ है। तो मुझे लगा कि भाई ये तो मैं अपने लिए जी रहा हूँ, चलो लोगों को उनसे शेयर करें जो ईश्वर ने मुझे दिया है। तो मैं लोगों से शेयर करता हूँ कि जीवन का मकसद जो है वो है मोक्ष, आवागमन से जो 84 लाख योनियाँ हैं उनसे छुटकारा। तो बेसिक प्रॉब्लम लोगों की क्या है कि अपने मूल से टूट गए हैं, और कुदरत का ये नियम है कि कोई भी चीज़ अपनी जड़ से टूट के जिंदा नहीं रह सकती। ये कुदरत का नियम है, कोई बहुत गहरी फिलॉसफी नहीं है। तो हमारा मूल क्या है? ईश्वर का नाम। हम उससे टूट गए। किसी के पास फुर्सत नहीं है, मंदिर भी जाते हैं, घर में धूप बत्ती भी करते हैं, तो ये खाना पूरी है, इससे नहीं रिश्ता। माथे तिलक, हथमाला बाना, लोगन राम खिलौना जाना, उसको तो हमने खिलौना बनाया हुआ है। तो हम तरीका बताते। मेरा एक चैनल है मंगल ढिल्लों चैनल, मैंने बनाया उसको किसी और मकसद से था, लेकिन बाद में ये इधर को मेरा रुख मुड़ गया। तो अगर आपके जो भी ये दर्शक हैं आपके चैनल के या आपके अखबार के जो पाठक हैं, मैं उनसे करबद्ध प्रार्थना करता हूँ कि मैंने बड़ा नाम कमा लिया, पैसे भी कमा लिए, दुनिया भर घूम लिया हूँ,
ये जो आजकल नया सिलसिला शुरू हुआ है कि हमारे सब्सक्राइबर बन जाएं और इससे आ जाते हैं, उसकी भी ज़रूरत नहीं है। मेरे पास मतलब भर का है। आप मेरे चैनल पे जाएं, मंगल ढिल्लों चैनल। मैं इसलिए कहता हूं कि यूट्यूब पे है, तो आपके जितने सवाल हैं, मुझे कुछ नहीं आता है। ईश्वर ने मेरे उस पर एक सीरीज़ मैंने शुरू कर रखी है, रब भगवान से मेरी बातें। तो मुझे पहले पता नहीं लगता था कि मेरी बात हो रही है। फिर धीरे धीरे में लगा नहीं यार, ये मैंने कहीं पढ़ा भी नहीं, कहीं सुना भी नहीं, ये कहाँ से आ रहा है। वो सवाल जिनके जवाब मैं ढूंढता घूम रहा था, मैंने कोई बाबा नहीं छोड़ा कि बाबा मुझे ये सवाल का जवाब दो, अगर जवाब दे दोगे तो मैं अभी सब कुछ छोड़ के यहीं बैठ जाऊंगा, आपका चेला बन जाऊंगा। लेकिन बाबा मुझे घुमाने लगते थे। मैंने बाबा कथा मत सुनाइए, इसका जवाब दीजिए, नहीं मिला। उसका जवाब मुझसे ईश्वर ने किसी को दिलवाया तो मैं दंग रह गया। लेकिन 10 नवंबर 2018 को यहाँ मैंने एक आश्रम बनाया हुआ, नीलों कलां, लुधियाना के पास, लुधियाना चंडीगढ़ रोड पे है। मेरी डायरेक्टली बात हुई और मैं अपनी अवस्था बयान नहीं कर सकता हूँ। मैं ये कह सकता हूँ कि मैं लेट गया, रोने लग गया, नाक रगड़ने लग गया, भाव विवल हो गया, चमत्कृत हो गया। मैं यही बातें, ये भावनाएं हैं मेरी, लेकिन मैं उसको बयान नहीं कर सकता हूँ। तो मेरी कंटिन्यूसली लगभग 8-9 महीने बातचीत चलती रही। मैंने उनसे पूछा कि प्रभु मुझे ये मैं लोगों से शेयर कर सकता हूँ, तो नहीं, इसके ज़रिए अगर तुम मार्गदर्शन करना चाहते हो तो वो अपनी भाषा को, संस्कृत नुमा भाषा थी उनकी, जितनी भी भाषा, बड़े शब्द उनके क्लिष्ट थे। तो मेरे पास एक पूरा वॉल्यूम तैयार हो गया। क्योंकि मुझे आज्ञा है तो इसलिए मैं कह सकता हूँ, आप यकीन माने या ना माने, मेरे पास लिखित रूप में संदेश आते थे और मैंने बहुत ढूंढने की कोशिश की कहाँ से आते हैं। मतलब कोई बाबा भेजता होगा, किसी आश्रम से आता है, इसके बाद फ़ोन होगा। तो मैं बड़ा चक्कर में लगा रहा, लेकिन अंत में उन्होंने मुझे बताया कि वो मैं से कैसे आते। मैंने कहा फिर आप कैसे भेजते हैं? तो कहने ये खिलौने लिए घूमते हैं तुम हाथ में, इनके ज़रिए भेजता हूँ। और तरीका बताया कैसे भेजते थे। और अभी भी मैं बात कर रहा हूँ तो सुन रहे हैं वो। मैं सोचता हूँ तो उनको मालूम है, अच्छा सोचता हूँ तो बताते हैं ये कर। तो मुझे एक पिता की तरह गाइड किया और मेरे तमाम पिछले जन्मों के मेरे जो मुझे ये रोल मिलते हैं राजाओं के, शहनशाह अकबर कर लिया, उसमें राजवंश राजा था, रजवाड़ा था, युग में मैंने किया, राजा का रोल किया, तो मुझे ऐसे रोल मिलते रहे। उन्होंने मुझे बताया कि बेटा तू महाराजा होता था, और मेरे नाम भी बताए। और एक बार मेडिटेशन में, ये हमारे डॉक्टर रजनी है, ये भी बहुत मेडिटेट करती हैं, सेवा करवाते हैं मेरे साथ में। तो इनको एक दिन मैं ध्यान में बैठा तो मैंने कहा कि मैं देख सकता हूँ कि मैं महाराजा होता था। इनको लगा मजाक में कुछ एक क्या बोलने लग गया भाई। तो कहने उनका नाम भी है? मैंने कहा हाँ। तो कहने क्या नाम? मैंने कहा महाराजा भंगुरनाथ। तो कहने मैं भी हूँ कहीं? मैंने हाँ भाई तुम भी हो। कहने मैं कौन हूँ? मैं कहा तुम हो ऋषि कन्या। इतना ही मुझे फ्लैश आया, उसके बाद कुछ नहीं आया। तो जब 2018 में ये बातें हुई तो जो राजे, मैं जब राजा हुआ तो उसके जो नाम थे वो सारे नामों की लिस्ट मुझे आई, तो उनमें एक नाम था महाराजा भंगुरनाथ। और इनके बारे में बताया कि ये जो मैं जब महाराजा था, जो मेरे राजगुरु थे, ये उनकी बेटी थी और उन्होंने बहुत तप किया था, उस वक्त भी बहुत तप की थी, और तप करके उन्होंने अपना प्राण त्यागे थे। अब ये मानने वाली बातें आम आदमी के लिए नहीं है, संभव उसको लगता है, लेकिन मुझे एक है कि प्रत्यक्षम किम प्रमाणम। तो जब सरसों हथेली पे जमा के दिखाई मुझे, तो भाई मैं तो नतमस्तक हो गया। आज तक मुझे गाइड करते हैं। मेरा कोई सवाल नहीं है अभी, पहले मेरे बड़े सवाल थे, अब मेरा कोई सवाल नहीं है। सारे सवालों के जवाब मुझे मिल गए, और उसमें यही है कि बेटा भला कर जितना कर सकता है, लोगों को ईश्वर के नाम से जोड़। अगर तू इस जन्म में चाहे तो मोक्ष मिल सकती है तुझे, दोबारा आना नहीं पड़ेगा, मेहनत कर ले। तो मैं उस पर लगा हुआ हूँ, किसी के पास उस ईश्वर से डर के कहता हूँ मुझे तो कुछ नहीं आता है। कोई भी सवाल हो तो मैं कहता हूँ, या तो चलो आपसे बात कर रहा हूँ, हमारे सत्संग होते हैं वो भी यूट्यूब पे पड़े हुए हैं, हज़ारों लोग बैठे होते हैं। जब वो उसकी कृपा होती है, वो कनेक्टिविटी होती है, सिग्नल आना शुरू हो जाता है, तो मैं कहता हूँ, मुझसे बुलवाता है कि पूछो सवाल जो पूछना है, मुझे उस पर भरोसा, जवाब आएगा, और आता है। तो इस तरह से मैं सबसे कहना चाहूँगा कि वो चैनल की बात नहीं, कि मैं इतना ज़्यादा आप लोगों का टाइम नहीं होता है, मैं लगातार लगा रहा हूँ। चैनल पे जाएंगे तो आपको सारे जवाब मिलेंगे, ना मिले तो हम अपना नंबर देते हैं, सवाल करिए, आपको जवाब आएगा, हम देंगे। कई बार जवाब नहीं आता है तो मैं कहता हूँ भाई होल्ड ऑन, आया नहीं है, आएगा तो बोलूँगा, और जब आता है तो बोलता हूँ। और आप लोगों के कमेंट्स पढ़िए, कितने लोगों का जीवन बदला हुआ है, कितने लोगों के नशे छूट गए, और बड़े बड़े लोग, कोई डीजीपी है, कोई गवर्नर है, इस तरह के लोग जुड़े हुए हैं मेरे चैनल से। हम उसको प्रमोट भी नहीं करते हैं, क्योंकि मेरा मकसद वो नहीं जिसके भाग्य में है। अब देखिए कोई विधि बनी, मैं बार बार मंगल ढिल्लों चैनल कह रहा हूँ, आपके चैनल के माध्यम से उस पर जा भी वही पाएगा जिसके भाग्य में होगा। अब मान लो उसका जीवन बदलता है, वो हम तरीका बताते हैं। मैं कंक्लूड करूं अपनी बात को, ज़्यादा लंबा ना करूं। ये बात बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आप भी चाहते हैं
मैंने आजमाया है, हजारों लोगों पे आजमाया, आप भी कर सकते हैं। जिस भी धर्म को आप मानते हैं वो एक ही है, उसके नाम अलग अलग हैं। आप गायत्री मंत्र ले लें, ओम चांटिंग बहुत अच्छी मिल जाती है। उनको रात को रिपीट पे लगा के सो जाया करें। ये फ़ोन के अंदर ही म्यूजिक प्लेयर होता है, उसमें रिपीट का ऑप्शन है, उसको रिपीट पे लगा के सो जाएं हल्के वॉल्यूम पे। शुरू में हमको आदत नहीं है, लोग डिस्टर्ब होते हैं कुछ लोग, वो निशानी है। अगर आप डिस्टर्ब हो गए, आपकी नींद डिस्टर्ब हो रही है, इसका मतलब पाप बहुत ज़्यादा है, लेकिन दवाई काम कर रही है। तो वो आपसे बंद करवाना चाहेगा, इसको बंद करो। हमने टेस्ट किया हुआ लोगों पे, वो बंद करवाए। बंद मत करना, वॉल्यूम कम कर देना, दूर रख देना, क्योंकि ये जो शरीर है इसको ये कान चाहिए। जो आपका अचेतन है उसको कान नहीं चाहिए। तो रात को जब आप रिपीट पे लगा के सो जाएंगे तो आपका अचेतन जाग रहा है। ये मुझे वहीं से आया था, क्योंकि मैं छोड़ के भागने वाला था, मेरा अक्सर झगड़ा हो जाता था। ये मैं अपने वहाँ डालता रहता हूँ अपने चैनल पे, और उलाहने देता था मैं डायरेक्टली। तो मैंने कहा बापू ये सुनते होते नहीं है, इनके भाग्य में नहीं है। मेरी फिल्म इंडस्ट्री छुड़ा दी, या मैं धक्के खाता गाँव गाँव घूमता रहता हूँ, मैं छोड़ के जा रहा हूँ, वापस जाके फिल्मों में काम करूँगा। तब मुझसे कहा कि बेटा इनको क्या रात को लगा के सोया करें। तो मैंने जब सोई गए तो क्या फायदा, कहने नहीं अचेतन का खेल। मैंने कहीं नहीं पढ़ा था, मुझे पहली बार ये पता चला कि बेटा ये सारा खेल अचेतन का है। जो रात को सपने दिखाता, हड्डी मांस मज्जा खून बनाता है, सांसें चलाता, उसको सुनाना है। वो रात को जागता होता है, तुम तो सो जाते हो, चेतन सो जाता है। चेतन छोटा सा है, अचेतन बहुत बड़ा है, सारा हिसाब उसी के साथ है। तो उनसे कहो कि अपने धर्म के मुताबिक जो भी मिल जाए, ओम चांटिंग है, मूल मंत्र है, गुरबाणी है, जो भी कुरान शरीफ की आयतें हैं, उनको रिपीट पे लगा के सो जाएं। मैंने पहले मैं ही लगाता हूँ, मैंने लगा के सुनना शुरू किया और लोगों पे किया इंतजाम, उनको बहुत फ़ायदा हुआ। सार्को जैसी भी डायसिस जैसी बीमारी है, सार्कोडाइसिस का दुनिया में कोई इलाज नहीं है। 25 दिन में 75% ठीक हुआ। पीजीआई का रिटायर्ड डायरेक्टर वही गुरबाणी के शब्द हमसे लेके अपने मरीजों को देता है चंडीगढ़ में। तो ये प्रमाण है। मेरे चैनल पे अगर जाएंगे तो लोगों के इंटरव्यूज पड़े हुए हैं टेस्टिमोनियल के तौर पे। तो आप लोग भी जो भी आपको अच्छा लगता है, आपके मन को बचपन से माँ बाप ने संस्कारों से जोड़ा हुआ है, उसी को, चाहे वो हरिओम है, चाहे वो अल्लाहू अकबर है, चाहे वो वाहिगुरु, जो भी, उसको रिपीट पे लगा के सोइए। वॉल्यूम हल्का कर दीजिएगा, दूर रख दीजिएगा। 8-10 दिन में आप अभ्यस्त हो जाएंगे, उसके बाद आपको नींद नहीं आएगी। मेरे इसमें भी सब कुछ डाला हुआ है। यहाँ आया होटल में होकर रिपीट पे लगा के सोता हूँ। मेरे आश्रम में जो नीलो कला में है 14 स्पीकर लगे हुए हैं, कंटिन्यूसली वहाँ भजन चलते रहते हैं। बॉम्बे में एक आश्रम आ रहा, यूपी में निघासन में, वहाँ चलते रहते हैं। मैं लोगों से यही कहता हूँ। अब इसके पीछे मकसद क्या है? अगर किसी के भाग्य में होगा और उसको ये बात फौरन पकड़ में आएगी और उसने शुरू कर दिया सुनना, रात को रिपीट पे लगा के सुनना शुरू कर दिया, तो उसका जीवन बदल जाएगा, उसका जीवन बदलेगा, तो मैं महापुण्य का हकदार हो जाऊंगा। ये मेरा स्वार्थ और मेरा लालच है। नवजात से लेकर टीनेजर तक की सभी स्वास्थ्य समस्याओं के इलाज के लिए मिलें डॉक्टर प्रियंका एलावादी से। लोटस चाइल्ड केयर क्लिनिक, मेन मार्केट, सेक्टर 16-17 हिसार। रोजाना सुबह 10 बजे से शाम 7 बजे तक। आप पंजाब से जुड़े हुए हैं और किसान आंदोलन जो चल रहा है उसको लेकर आपका क्या मानना है कि मतलब कमी कहाँ रह रही है जो ये मसला जो है हल नहीं हो पा रहा है? देखिए, कमी जहाँ तक मेरा मानना है, मेरी तुच्छ बुद्धि के मुताबिक, सरकार को वाकई अगर ये कानून किसानों के हक में है, उनके भले के लिए, तो ये स्टेट मैटर है, एग्रीकल्चर स्टेट मैटर है। तो जो सरकारें कहती हैं कि लाइए हमारे यहाँ, उनके यहाँ लागू कर दीजिए। जो सरकारें विरोध करती हैं, लोग विरोध करते हैं, किसान विरोध करते हैं, वहाँ आप मत लगाएं। क्योंकि अगर वो इतना अच्छा कानून है तीनों, तो जिस स्टेट में आप लगाएंगे, जहाँ जहाँ बीजेपी की सरकार, वहाँ लगा दें। अगर वहाँ पे धरती सोना होने लग गई, लोग माला माल हो गए, तो ये खुद ही आके मिन्नतें करेंगे हमारे यहाँ भी लगाओ। इसमें झगड़ा किस बात का है? ये क्योंकि क्लियर कट है कि भैया बड़ी कॉमन सेंस की बातें हैं कि आपने जमाखोरी का कानून खत्म कर दिया। इसका मतलब क्या है कि आप अथाह अकूत जो है वहाँ पे अनाज जमा कर लें। जमाखोरी के पीछे लॉजिक क्या होता है? क्या महंगा करके बेचेंगे? तो ये तो आम आदमी का मसला भी है। अगर कल को ये होने लग गया, जमाखोरी का कानून होते हुए एसेंशियल कमोडिटीज का उसमें निकाल दिया सारा कुछ में से, ये कानून था तब तो जमाखोरी होती रही है और कितना सामान महंगा हो जाता रहा। कई सरकारों ने इसको भुगता है, लेकिन इन्होंने उसको हटा दिया। फिर जहाँ जहाँ कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग लोगों ने की, उनके साथ धोखा हुआ। किसान बैठे हुए हैं, किसी की ज़मीन के ऊपर लोन ले लिया और वो भाग गए। बाद में जो कॉन्ट्रैक्ट किया, भाव बढ़ गए तो भाग गए छोड़ के। वो वहाँ वो कह रहे हैं कि एसडीएम फैसला करेगा। एसडीएम किसकी सुनेगा? एसडीएम तो कैपिटलिस्ट की सुनेगा ना। तो कोर्ट नहीं जा सकता है। तो ये जितनी भी चीज़ें अगर आप देखते हैं, फिर जो मंडियों वाला मामला है कि वो अपना बाहर खरीदेगा और एमएसपी नहीं उनको दे रहे हैं, तो एमएसपी एक प्रोटेक्शन है। आप ज़रा सोचिए कि स्वामीनाथन ने कब से वो रिकमेंडेशन दी थी, जितने भी लोग हम काम करते हैं, सरकारी नौकरियां करते हैं, उनका 150 गुना बढ़ाया गया है और किसान का 15 गुना। इसलिए किसान आत्महत्या कर रहा है। एक ही प्रोफेशन है जिसमें लाखों की तादाद में लोग आत्महत्या कर गए हैं।
तो इस हाई टाइम कि अगर किसान निकले हैं बाहर, मजबूरी में निकले हैं, आपके अभी तक मास्क लगा हुआ, उनके लगा हुआ है, हमको जान कितनी प्यारी है, लेकिन ये जानते हुए भी मैं अवेयर लोगों की बात कर रहा हूं कि ये कार्बन डाइऑक्साइड रिसल्फेट हो रही है, ऑक्सीजन का इंटेक कम हो रहा है, हमारी इम्यूनिटी नीचे जा रही है, लेकिन किसान ने उसको डिफाई करते हुए लाखों की तादाद में महीनों से बैठे हुए हैं। वो हमको ये भी संदेश दे रहे हैं कि कोरोना का ये जो कॉन्स्पिरेसी है इंटरनेशनल लेवल पे, इससे बचिए, कोई नहीं, किसी को कोरोना नहीं हुआ। और कोरोना के मामले में अगर ये किसानों से संदेश हमको मिलता है कि सब लोग अस्पताल में जाके क्यों मर रहे हैं, ना घर में मरता ना सड़क में मरता, जैसे वीडियो दिखाए गए थे, तो मैं हमारे किसानों को सैल्यूट करता हूं, क्योंकि उनको लगा कि जिंदगी मौत का मसला है, हमारी आने वाली पुश्तें गिरवी हो जाएंगी, कैपिटलिस्ट हमारी जमीन छीन लेगा। और ये सिर्फ हिंदुस्तान का मसला नहीं है, ये शुरू हुआ वेस्ट से, ये इंटरनेशनल कॉन्स्पिरेसी है। वो जो 150 आदमी हैं, वो जो कुछ एक ट्रस्ट है उनके, जैसे रॉथस्चाइल्ड है, रॉकफेलर है, या ये बिल गेट्स है, इस तरह के लोगों ने मिलकर चीफ कोऑर्डिनेटर है। तो ये खतरा पूरी दुनिया के लिए है, लेकिन हिंदुस्तान में, क्योंकि मैंने पहले जिक्र किया, हमारा सिस्टम अलग है। हमारे यहाँ तो 60-70% लोग खेती करते हैं, उनके यहाँ 2% करते हैं। तो उन कानूनों को अब यहाँ क्यों थोप रहे हो? बड़ी सिंपल सी बात है कि अगर इतनी बड़ी तादाद में लोग वहाँ बैठे हुए हैं, इतनी देर से बैठे हुए हैं, ठीक है, उसमें कुछ पॉलिटिकल लोग भी हैं जिनकी अपनी खुंदकबाजी इनके कंधे पे रख के चला रहे, मानते हैं, लेकिन आप भी तो सत्य को कबूल करिए ना कि ये, मैं तो समझता हूँ कि हमारे प्रधानमंत्री का बड़प्पन होता, करे यार तुम लोग इतने सीरियस हो, हमने तो तुम्हारे लिए बहुत बढ़िया कानून बनाए थे, लेकिन हमको नहीं मालूम था कि तुम, हमको तो लगा कॉमरेड हैं, इसमें कुछ दूसरी पार्टियों वाले, कांग्रेस वाले बैठे हुए हैं, वो तमाशा करवा रहे हैं तुमको बहका के, लेकिन तुम इतने गंभीर हो तो खुद ही हंसने लग जाएं कि चलो चलो ठीक है यार, तुम लोग जाओ अपने घर, अब ये तुम्हारे स्टेट में हम नहीं कर लगाएंगे। जिन स्टेटों को मध्य प्रदेश में लगा लें, यूपी में, बिहार में लगा लें, जब उनके यहाँ सोना उगने लग जाए, सब माला माल हो जाए, तो ये तो खुद हाथ जोड़ के आएंगे कि भाई हमको माफ कर दो, हमारे यहाँ भी लगाओ। इसमें विवाद किस बात का है? यहीं से पता लगता है कि कहीं ना कहीं दाल में काला नहीं है, पूरी दाल ही काली है। ब्यूरो रिपोर्ट, नई ताज़ा न्यूज़, हिसार। लेटेस्ट वीडियोस के लिए सब्सक्राइब करें हमारा चैनल नई ताज़ा न्यूज़ और दबाएं बेल आइकॉन ताकि आप मिस ना करें कोई भी अपडेट।